जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी का एग्ज़ाम कब है ये एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अब लास्ट डे है। कम ही लोगों के एग्ज़ाम बचे हुए हैं। 26 तक आपके एग्ज़ाम चलने वाले हैं। और दोस्तों, ये कंप्लीट आपके सभी सब्जेक्ट का आपका ये जो आपके बात करें तो आपको वीडियो प्रोवाइड होने वाला है। जैसे कि हम आपको 2 पार्ट इसके प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसमें आपको हिंदी भी मिलेगा, मैनेजमेंट भी मिलेगा, साइंस भी मिलेगा, आपकी इंग्लिश भी मिलेगी। तो सब कुछ मिलने वाला है। तो दोस्तों, लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा और आप सभी खुद से करने का प्रयास कीजिएगा क्वेश्चंस को, आप कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहे हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन दोस्तों जो जीके के एंड हिंदी के जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके आगे आने वाला नेक्स्ट एग्जाम है ना, आपका 11 मई से जो आपका स्टार्ट हो रहा है, आपका फॉरेस्ट का एंड जेल प्रहरी का, तो इसके लिए भी हेल्पफुल होने वाली है। तो लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि निम्न में से किसे रैयतवाड़ी बंदोबस्त का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त का जन्मदाता दोस्तों इनमें से किसे माना जाता है। और आप सभी के सामने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त का जन्मदाता किसे माना जाता है। दोस्तों, आप सभी याद रखिएगा, यह माना जाता है टॉमस मुनरो को। दोस्तों, किसे कहते हैं? टॉमस मुनरो को कहते हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त का जन्मदाता। तो आप सभी का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आप सभी आंसर कीजिएगा। भारत में 8 डिग्री चैनल जो है किन 2 क्षेत्रों को विभाजित करता है? कवारती व मिनिकॉय, अंडमान व निकोबार, मालदीव व मिनिकॉय या लक्षद्वीप व मालाबार। दोस्तों, भारत में 8 डिग्री चैनल किन 2 क्षेत्रों को विभाजित करता है, ये आपसे पूछा गया है। और बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पे है कि भारत में जो 8 डिग्री चैनल है किन 2 क्षेत्रों को विभाजित करता है। तो आप सभी याद रखिएगा, मालदीव व मिनिकॉय। किसे करता है दोस्तों? मालदीव व मिनी काय को अगर हम देखें तो विभाजित करता है भारत में 8 डिग्री चैनल। तो सी आंसर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शंस में से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कि भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा की गई है। भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा की गई है, ये आपसे पूछा गया। 3 बार, 2 बार या 1 बार, या अभी तक घोषणा नहीं की गई। दोस्तों, आपातकाल की बात की गई है और आप सभी को पता है कि 3 बार आपातकाल घोषित किए गए हैं। और अगर आपसे वर्ष पूछा जाए दोस्तों, अगर आपसे वर्ष पूछा जाए तो वर्ष याद रखिएगा, पहली बार जब किया गया था वो किया गया था 1962 में। फिर दूसरी बार किया गया था दोस्तों आपके 1971 में। और तीसरी बार दोस्तों किया गया था 1975 में। तीसरी बार कब किया गया? 1975 में किया गया। दोस्तों, 3 बार आपके किया जा चुका है आपातकाल की घोषणा। तो भारत में अब तक कितनी बार किया गया? 3 बार किया गया। कब कब किया गया? 62, 71 एंड 75 में आपकी देखें तो आपातकाल की घोषणा की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 निम्न में से किस विषय से संबंधित था? ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, जैविक संसाधन से या सौर ऊर्जा से? क्योटो प्रोटोकॉल जो है आपकी किससे संबंधित था? आप सभी को याद रखना है, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित। दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल जो है किससे संबंधित था? तो आप सभी को याद रखना है, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित था। आपके 1997 में हुआ था आपका क्योटो प्रोटोकॉल। और आपसे इसी तरह से ऑप्शन दिया जाएगा किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित था आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित तुलसी सम्मान किस विधा हेतु प्रदान किया जाता है? तुलसी सम्मान सबसे पहले अगर हम देखिए किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, आप याद रखिएगा एमपी गवर्नमेंट के द्वारा आपकी देखें तो तुलसी सम्मान दिया जाता है। अब किस विधा हेतु प्रदान किया जाता है? शास्त्रीय संगीत, लोक एवं पारंपरिक कला, हिंदी कविता या अभिनय? यह दिया जाता है दोस्तों लोक एवं पारंपरिक कला। किसके लिए दिया जाता है दोस्तों? लोक एवं पारंपरिक कला के लिए दिया जाता है आपका तुलसी सम्मान। तो याद रखिएगा आप सभी, किसके लिए दिया जाता है? लोक एवं पारंपरिक कला के लिए दिया जाता है तुलसी सम्मान। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की स्मृति में प्रदान किया जाता है? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रभाष जोशी, मेजर ध्यानचंद, कैप्टन रूप सिंह, किसकी स्मृति में, किसकी याद में प्रदान किया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार? तो आप सभी को याद रखना है कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम अगर हम देखिए आपके कहाँ पर स्थित है, तो आप सभी को पता है कि ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, इन्हीं की स्मृति में दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। आप सभी याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि बुरहानपुर में स्थित जो अकबरी सराय है इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? पहला ऑप्शन है दोस्तों टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना, अकबर या फैजी।
किसके द्वारा कराया गया था? जो आपके अकबरी सराय का निर्माण बुरहानपुर में स्थित अकबरी सराय का जो निर्माण कराया गया था ना दोस्तों, वो कराया गया था अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा। किसके द्वारा कराया गया था? अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा कराया गया था अकबरी सराय का निर्माण। कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा, बुरहानपुर में स्थित है आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृतकों को दफनाने की जो सिडोली प्रथा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी स्टार लगा लीजिएगा कि जो सिडोली प्रथा है आपकी किस जनजाति में प्रचलित है? किसके लिए है आपकी? ये मृतकों को दफनाने के लिए। ठीक है, सिडोली प्रथा जो प्रचलित है वो कहाँ प्रचलित है आपके, किस जनजाति में? तो कोरकू जनजाति में। किस लिए प्रचलित है दोस्तों? कोरकू जनजाति में प्रचलित है सिडोली प्रथा। ठीक है, मृतकों को दफनाने की सिडोली प्रथा जो है किस जनजाति में प्रचलित है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको याद रखना है कोरकू जनजाति में प्रचलित है आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस से आपके सामने क्वेश्चन है कि लेक्लांसे सेल में किस धातु की छड़ एनोड का कार्य करती है? दोस्तों, लेक्लांसे सेल में किस धातु की छड़ एनोड का कार्य करती है? तांबा, जस्ता, कार्बन या एल्युमिनियम? किस धातु की छड़ एनोड का कार्य करती है? दोस्तों, लेक्लांसे सेल में याद रखिएगा जस्ता। जस्ता की जो छड़ है ना दोस्तों आपके एनोड का कार्य करती है। दोस्तों, क्या किसका कार्य करती है? एनोड का कार्य करती है। किसमें? लेक्लांसे सेल में। ठीक है, तो आप सभी याद रखिएगा, ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के किस गुण के कारण सूर्योदय के समय कुछ समय पहले आपके देखिए सूर्योदय के कुछ समय पहले और सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक जो सूर्य है वो क्षितिज के नीचे होने पर भी हमें दिखाई देता है? किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है इस गुण के कारण, या प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन किसके कारण क्षितिज के नीचे होने पर भी हमें दिखाई देता है? दोस्तों, तो ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऐसा किसके कारण होता है दोस्तों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो आप सभी याद रखिएगा किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। दोस्तों, सूर्य में पाया जाने वाला जो सूर्य धब्बा चक्र है कितने वर्षों का होता है? सूर्य में पाया जाने वाला जो सूर्य धब्बा चक्र है कितने वर्षों का होता है? 11 वर्ष, 25 वर्ष, 10 अरब वर्ष या 22 वर्ष? तो कितने वर्षों का होता है दोस्तों? ये होता है 22 वर्ष का। कितने वर्षों का होता है दोस्तों ये? तो ये 22 वर्ष का होता है। सूर्य में पाया जाने वाला जो सूर्य धब्बा चक्र है कितने वर्षों का होता है? तो आपको याद रखना है ये 22 वर्ष का होता है। ठीक है, आपसे भी याद रखिए, डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है दोस्तों, साइंस से क्वेश्चन आप सभी के सामने कि यदि एक पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है तथा यह पुनः धरातल पर गिरता है, तब इसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन आएगा? धरातल पर अधिकतम होगी, सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम होगी, वापसी यात्रा के दौरान अधिकतम होगी, या धरातल व अधिकतम ऊंचाई दोनों पर अधिकतम होगी? दोस्तों, याद रखिएगा, यदि एक पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा में जब ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है तो यह पुनः धरातल पर गिरता है और इसकी स्थिति ऊर्जा में क्या परिवर्तन आएगा? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर क्या होगी? यह अधिकतम होगी। सर्वाधिक ऊंचाई पर इसकी जो स्थिति ऊर्जा में अगर हम देखिए क्या परिवर्तन आएगा, तो ये अगर हम देखें सर्वाधिक ऊंचाई पर आपके अधिकतम होगी। ठीक है, वी आंसर आप सभी ने करेक्ट आंसर किया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी के सामने कि आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर परिणाम की त्रिज्या के मान में क्या परिवर्तन आता है? आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर पूछा गया दोस्तों, ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या के मान में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है, घटता है या स्थिर रहता है? तो याद रखिएगा, त्रिज्या का मान जो है ना बढ़ता है। जब ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु की जो त्रिज्या है, त्रिज्या का जो मान है, त्रिज्या के मान में क्या आता है दोस्तों? तो इसका मान जो होता है आपके बढ़ता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? बढ़ता है। तो आप सभी याद रखिएगा, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर गैस किन दो गैसों के मिश्रण को कहा जाता है? प्रोड्यूसर गैस जो है ना दोस्तों, किन दो गैसों के मिश्रण को कहा जाता है? प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस किन दो गैसों के मिश्रण को कहा जाता है? तो याद रखिएगा CO+N2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोड्यूसर गैस की बात की गई है और CO+N2 आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण कोलोन में बैक्टीरिया के द्वारा भी होता है? विटामिन B12 हो गया, विटामिन B9 जिसे आप फॉलिक एसिड भी बोलते हैं, विटामिन B7, किस विटामिन का संश्लेषण कोलोन में बैक्टीरिया के द्वारा भी होता है? तो याद रखिएगा विटामिन B9। तो विटामिन B9 फॉलिक एसिड अगर हम देखें यहाँ पे आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका संश्लेषण कोलोन में बैक्टीरिया के द्वारा भी होता है आपके। तो विटामिन B9 हो जाएगा
फॉलिक एसिड आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप सभी के सामने कंप्यूटर से क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल में निम्न में से किस कुंजी के द्वारा सेल को एक्टिवेट कर सकते हैं। एमएस एक्सेल की बात की गई है दोस्तों, एमएस एक्सेल की बात की गई है, एमएस एक्सेल की बात की गई है कि एमएस एक्सेल में किस कुंजी के द्वारा सेल को एक्टिवेट कर सकते हैं दोस्तों। तो सेल को एक्टिवेट करने के लिए सभी आपके अपनाए जाते हैं तरीके, जैसे टैब की, एरो की, सेल पर क्लिक करके या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ये सभी तरीके अपनाए जाते हैं एमएस एक्सेल में किसी कुंजी के अगर हम देखें तो की के द्वारा सेल को एक्टिवेट करने में। ठीक है, सभी तरीके ये अपनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न कमांड में से कौन सी कमांड लाइनेक्स से संबंधित नहीं है। कौन सी कमांड लाइनेक्स से संबंधित नहीं है। मेल, मैसेज, राइट एंड ग्रेप, कौन सी कमांड जो कि आपके लाइनेक्स से संबंधित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। और आपको याद रखना है दोस्तों, ग्रेप हो जाएगा जो कि लाइनेक्स से संबंधित नहीं है। बाकी मेल, राइट, मैसेज ये सभी आपके लाइनेक्स से संबंधित कमांड आपको देखने को मिलती है। द नेक्स्ट है कि स्प्रेडशीट में इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो का अक्षर और अंक क्या कहलाता है। इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो का अक्षर और अंक क्या कहलाता है। सेल एड्रेस, सेल लोकेशन, सेल पोजीशन या सेल कंटेंट। दोस्तों याद रखिएगा, स्प्रेडशीट की बात की गई है जिसमें इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो का अक्षर जो होता है ना दोस्तों, इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो का जो अक्षर होता है ना, वो आपके जो आपके अंक होता है वो क्या कहलाता है। तो आपको दोस्तों यहाँ पे बताया तो सेल एड्रेस कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा V6 हो गया, ठीक है, A1 हो गया, तो ये जो होते हैं ना दोस्तों, ये क्या होते हैं, ये एड्रेस होते हैं, सेल का एड्रेस देखने को मिलता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूजर द्वारा सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की बटन होता है आपके सेंटर अलाइन करने के लिए। अब आप सभी को पता है कि आपके अगर हम बात करें अलाइनमेंट में, अगर हम बात करें 4 तरह के अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और एक होता है जस्टिफाई। ठीक है, आप सभी को पता है, मैंने कई बार आपके क्वेश्चन कराए हैं। बट अगर हम देखें यहाँ पे सेंटर अलाइन करने के लिए तो कंट्रोल+E होता है। ठीक है, जैसे लेफ्ट अलाइन करने के लिए कंट्रोल+L, राइट अलाइन करने के लिए कंट्रोल+ आपके R और सेंटर अलाइन करने के लिए कंट्रोल+E और आपके जस्टिफाई के लिए कंट्रोल+J। यहाँ पे कंट्रोल+D दिया गया है। कंट्रोल+D से अगर हम देखें क्या होता है, कंट्रोल+D से दोस्तों आपके फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। कंट्रोल+A से सेलेक्ट ऑल के लिए होता है। कंट्रोल+V से क्या होता है दोस्तों, कंट्रोल+B से आपके बोल्ड के लिए होता है। ठीक है, फॉन्ट को बोल्ड करने के लिए होता है आपके बड़े अक्षर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में बड़े अक्षरों को छोटा और छोटे अक्षरों को बड़ा करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। बड़े अक्षरों को छोटा करने के लिए, अगर कोई कैपिटल में लिखा गया है उसे स्मॉल करने के लिए, और स्मॉल में लिखा गया तो उसे कैपिटल में करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया था दोस्तों। ये होता है आपके टॉगल केस। इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे हम टॉगल केस बोलते हैं। टॉगल केस के द्वारा क्या होता है दोस्तों, जो बड़े अक्षर लिखे गए उन्हें छोटे हो जाते हैं और छोटे अक्षर जो लिखे गए बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो आप सभी का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी आंसर आप सभी का करेक्ट आंसर है दिए गए ऑप्शंस में से। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉनिटर और हार्ड डिस्क ड्राइव जैसे पावर हंग्री कंपोनेंट को आइडल रखने पर कंप्यूटर किस मोड में चला जाता है। मॉनिटर और हार्ड डिस्क ड्राइव जैसे पावर हंग्री कंपोनेंट को आइडल रखने पर कंप्यूटर जो है किस मोड में चला जाता है। हाइबरनेट, ओपन मोड, स्टैंड बाय या शट डाउन। तो दोस्तों ये अगर हम बात करें किस में चला जाता है, स्टैंड बाय मोड में चला जाता है। जब मॉनिटर और हार्ड डिस्क ड्राइव जैसे पावर हंग्री कंपोनेंट को आइडल रखने पर कंप्यूटर जो है स्टैंड बाय मोड में आपके चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिकार अंतरण में शामिल नहीं है। तत्व अधिकार अंतरण में शामिल नहीं है, जैसे अधिकार, उत्तरदायित्व या उत्तरदेयता या आदेश। तत्व, कौन सा तत्व जो अधिकार अंतरण में शामिल नहीं है दोस्तों, तो आदेश हो जाएगा आपकी, क्या हो जाएगा, आदेश, जो कि आपके शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कि किसी भी संगठन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वित्तीय प्रोत्साहन में शामिल नहीं है। अब कौन सा तत्व इनमें से वित्तीय प्रोत्साहन में शामिल नहीं, जैसे वेतन भत्ता, बोनस हो गया, सहसाझेदारी हो गया, पद संवर्धन हो गया। तो एक तरह से वित्तीय प्रोत्साहन की बात की गई है आपके, और वित्तीय प्रोत्साहन में पद संवर्धन अगर हम देखें तो शामिल नहीं है। ठीक है, पद संवर्धन आपके शामिल नहीं है। बाकी अगर हम देखें वेतन भत्ते, बोनस, साझेदारी, ये सभी जो हैं वित्तीय प्रोत्साहन के अंतर्गत अगर हम देखें तो आ जाएंगे आपके। द नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि किसी भी कंपनी के द्वारा उपार्जित जो लाभांश से संबंधित जो निर्णय है इनको कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है। किसी भी कंपनी के द्वारा उपार्जित लाभांश से संबंधित निर्णयों को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता, जैसे समृद्धि सहयोग, करारोपण नीति, उपार्जन या स्वामीगत नीति।
तो कौन सा प्रभावित नहीं करता ये पूछा गया तो आपका हो जाएगा स्वामीगत निधि। ठीक है, कौन सा प्रभावित नहीं करता ये पूछा गया तो स्वामीगत निधि हो जाएगा। किसी भी कंपनी के द्वारा उपार्जित लाभांश से संबंधित निर्णयों को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है, तो आपको याद रखना है स्वामीगत निधि आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट है स्थायी संपत्तियों का वित्त प्रबंधन किन स्रोतों से नहीं किया जाता है, जैसे पूर्वाधिकार अंश, ऋण पत्र, अल्पकालीन स्रोत या दीर्घकालीन स्रोत। तो स्थायी संपत्ति जो है इनका जो वित्तीय प्रबंधन है किन स्रोतों से नहीं किया जाता है, तो आप सभी को याद रखना है कि अल्पकालीन स्रोत। अल्पकालीन स्रोत से अगर हम देखें तो नहीं किए जाते हैं। जो स्थायी संपत्तियां हैं, स्थायी संपत्तियों का वित्त प्रबंधन किन स्रोतों से नहीं किया जाता है, तो याद रखिएगा अल्पकालीन स्रोतों से अगर हम देखें तो नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विपणन मिश्र की जो विभिन्न दरों में पीएस में कौन सा वर्ग सम्मिलित नहीं है, जैसे उत्पादन हो गया, स्थान, प्रचार या प्रेरणा। पीएस में कौन सा शामिल नहीं है विपणन मिश्र की विभिन्न दरों में, पीएस में कौन सा वर्ग शामिल नहीं है, तो आपके देखें तो प्रेरणा। ठीक है, प्रेरणा अगर हम देखें इसमें शामिल नहीं है आपके जो विपणन मिश्र की विभिन्न दरों में, प्रेरणा अगर हम देखें इसमें शामिल आपके नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से। द नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, वस्तुओं के भौतिक रूप से वितरण के प्रमुख घटकों का उपयुक्त क्रम कौन सा होगा, उत्पादक, फुटकर विक्रेता, थोक विक्रेता, उपभोक्ता, या उत्पादक, थोक विक्रेता, उपभोक्ता, फुटकर विक्रेता, या उत्पादक, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता, उपभोक्ता। तो कौन सा अगर हम देखें इनमें से होगा आपके भौतिक रूप से वितरण के प्रमुख घटकों का, तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा उत्पादक, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता और उपभोक्ता। उत्पादक, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता और उपभोक्ता अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी वस्तु के मूल्य निर्धारण को निम्न में से कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी भी वस्तु के मूल्य निर्धारण को कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता है, उत्पादन लागत, विपणन विधियां, सरकार एवं विधिक नियमन या विक्रय संवर्धन। तो कौन सा प्रभावित नहीं करेगा मूल्य निर्धारण को, मूल्य निर्धारण को अगर हम देखें विक्रय संवर्धन आपके देखें तो प्रभावित नहीं करेगा, बाकी उत्पादन की लागत, विपणन की विधियां, सरकार एवं विधिक नियमन ये सभी प्रभावित करेंगे आपकी किसी भी वस्तु के मूल्य निर्धारण को। पर अगर हम देखें विक्रय संवर्धन अगर हम देखें तो इनमें से जो आपके नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न वाक्यों में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, निम्न वाक्यों में से कौन सा शुद्ध वाक्य है ये आपसे पूछा गया है और आप सभी को यहाँ पे आंसर करना है। दोस्तों यहाँ पे अंतः साक्ष्य के आधार पर सूर्य जन्मांध नहीं थे, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा, अंतः साक्ष्य के आधार पर सूर्य जन्मांध नहीं थे, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि अंतर साक्ष्य के आधार पर सूर्य जन्मंध नहीं थे, या आपके देखिए सूर्य जन्मांध नहीं थे साक्ष्य के आधार पर अंतः साक्ष्य ये शब्द देखिए अंतः साक्ष्य है, ये अंत साक्ष्य यानी कि अगर हम बात करें शुद्ध वाक्य बताना है तो इसमें कैसे किस तरह से आपके लिखा गया है ये भी आपको देखते हुए चलना है, और इसी के अकॉर्डिंग आपका सी आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सही शब्द में समास कौन सा है, आपके सही शब्द में समास कौन सा है। और मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में बताया कि जहां भी आपको प्रथम पद दिखे संख्यावाची और प्रथम पद दिखे संख्यावाची तो सीधे आप आंसर कर दीजिएगा क्या, द्विगु समास आप सभी सीधे आंसर कर देंगे, द्विगु समास हो जाएगा। शत सही में क्या हो जाएगा, द्विगु समास आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है यजुर्वेद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, यजुर्वेद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों आप सभी से पूछा जाए तो यजोधन वेद अगर हम देखें आपका राइट आंसर हो जाएगा। और संधि कौन सी हो जाएगी तो आप सभी याद रखिएगा, जहां पे भी आपको विसर्ग ये आपके देखने को मिले तो सीधे आप आंसर कीजिएगा, विसर्ग यहाँ पे हो जाएगा यजुर्वेद अगर हम देखें इसका संधि विच्छेद हो जाएगा और संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पलंग पर अंकित बैठा है, इस वाक्य में पलंग किस कारक में है, आपके करण कारक में है, संप्रदान में, अधिकरण या कर्म। पलंग पर अंकित बैठा है और अगर हम देखें पलंग किस कारक में तो दोस्तों अधिकरण हो जाएगा, क्योंकि में या पर जहां पर आपको दिखे कारक, जहां पर आपको में या पर कारक दिखे सीधे आप आंसर क्या करेंगे, अधिकरण करेंगे। ठीक है, में या पर अगर आपको दिखता है तो आपको सीधे आंसर करना है अधिकरण। ठीक है, आप सभी का सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्यानपूर्वक शब्द, ये आपको बता ध्यानपूर्वक शब्द है कैसा है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। एंड नेक्स्ट
तो ये ध्यानपूर्वक कैसा विशेषण ये आपसे पूछा गया है, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण या रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दोस्तों याद रखिएगा ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा आपका ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमत्त स्वेच्छाकारी शब्द किसका अनेकार्थी शब्द है आपका? उत्कृष्ट का, उन्मत्त का, प्रपीड़ित का या परितप्त का? दोस्तों प्रमत्त स्वेच्छाकारी जो शब्द है युग में जो निम्न में से किसका अनेकार्थी शब्द है, ये आप सभी से पूछा गया है कि किसका अनेकार्थी शब्द है आपका ये। तो याद रखिएगा ये जो है ना आपका उन्मत्त का अनेकार्थी शब्द है। किसका है दोस्तों? उन्मत्त। उन्मत्त का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा प्रमत्त स्वेच्छाकारी शब्द, ठीक है। उन्मत्त आप सभी का हो जाएगा अनेकार्थी शब्द, उन्मत्त का हो जाएगा। नेक्स्ट है क्षणिक शब्द का विलोम बताना है दोस्तों आप सभी को। क्षणिक शब्द का विलोम, अक्षणिक, अक्षण, शाश्वत या क्षीण। क्षणिक शब्द का विलोम बताना है कि आपका क्या हो जाएगा। क्षणिक शब्द का विलोम आप सभी को दोस्तों याद रखना है कि क्षणिक शब्द का विलोम हो जाएगा शाश्वत। क्षणिक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? याद रखना है शाश्वत हो जाएगा क्षणिक शब्द का विलोम। क्या हो जाएगा? शाश्वत हो जाएगा क्षणिक शब्द का विलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे आप सभी सॉल्व कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं और ऐसे सबको आपको पता है कि ये आपके बॉडमास फार्मूले से होते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट होंगे, फिर ये ब्रैकेट होगा, फिर आपकी बात करें तो डिवाइड होगा। तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे कि जो आंसर आएगा आपका 5/8 आएगा। आप ये कर लीजिएगा, ठीक है। 5/8 अगर हम देखें तो इसका आंसर आ जाएगा। देन अगला क्वेश्चन आप सभी कीजिएगा, एक दुकानदार ने 15 किलो चावल 29 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे और 25 किलोग्राम 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उसने दोनों प्रकार के चावलों का मिश्रण जो है 27 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे, तो इसे लाभ कितना हुआ, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इन क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे आइए एक बार देख लेते हैं। इसने 15 किलोग्राम चावल 29 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा है। तो देखिए एक बार देख लेते हैं, 15 किलोग्राम चावल 29 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा है और 25 अगर हम देखें तो 20 की दर से खरीदा है। दोनों को आप सबसे पहले मल्टीप्लाई करके क्या कर लीजिए, प्लस कर लीजिए। यानी 15 किलोग्राम 29 रुपये के हिसाब से और 25 किलोग्राम 20 रुपये के हिसाब से, तो दोनों को आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपका 935 आ जाएगा। ये आपको क्लियर हुआ 935। कुल उसने 40 किलो चावल का विक्रय मूल्य यहाँ से फिर बोला गया कि कितने के, यानी कि यहाँ पे चावलों का जो मिश्रण करके 27 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर बेच दिया, ठीक है। तो 27 की दर पर बेचा है, तो अगर हम देखिए कुल कितना हो जाएगा, दोनों कितने हैं, टोटल आपके 40 kg हैं आपके, तो 15 एंड 25। अब इसको 27 से उसने बेच दिया तो कितना है 1080। अब दोनों को माइनस कर देगा तो कितना लाभ आ जाएगा, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य माइनस कर देगा। आसान सा क्वेश्चन है और आपका आंसर हो जाएगा 145। 145 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शंस में से। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप सभी कर सकते हैं खुद से, अल्फाबेट कोडिंग वाला क्वेश्चन है। इसे आप सभी कर लीजिएगा कि COW को ZLT लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमेट को क्या लिखा जाएगा, और इसको दोस्तों आप सही बताइएगा कमेंट करके क्या आंसर आएगा इसका। आपको कमेंट करके बताना है क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों एक क्वेश्चन आप सभी के सामने, ये आपका अगर हम देखें एक्टिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, यानी कि सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फ्रॉम बताना है आपको। जैसे आपने पैसिव में पढ़ा होगा कि लेट का यूज होता है, और लेट पैसिव में दिया गया लेट फ्लावर्स नॉट बी प्लग्ड। लेट फ्लावर्स नॉट बी प्लग्ड आपको पैसिव में दिया गया, इसको आपको एक्टिव में चेंज करना है। एक्टिव में क्या होता है दोस्तों, लेट का यूज नहीं होता है, तो आप सभी को पता है, ठीक है। अब फ्लावर्स है, फ्लावर्स है अगर हम देखें, फ्लावर्स SESIS अगर हम देखें आप सभी के सामने, तो ये तरह से प्रेजेंट का हो जाएगा आपके, ठीक है। अब अगर हम बात करें फ्लावर्स यहाँ पे दिया गया है और आपको यहाँ पे ये, तो एक तरह से इसका जो आपके वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो होगा ना आपके, वो किस में होगा, डज में होगा, ठीक है। और डज में आपको एक ही सेंटेंस यहाँ पे देखने को अगर हम देखें तो डू या डज में एक ही सेंटेंस आपको यहाँ पे मिल रहा है। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या बोला गया कि लेट फ्लावर्स नॉट बी प्लग्ड, बट अगर हम देखें यहाँ पे तो डोंट प्लग्ड। अगर आपको ये एक्टिव में दिया होता डोंट प्लग्ड फ्लावर्स, जब इसका आप पैसिव बनाते तो क्या बनाते, लेट का यूज करते हैं, ठीक है। तो आप पैसिव बनाते तो क्या करते, लेट का यूज करते, तो क्या हो जाता लेट फ्लावर्स नॉट बी प्लग्ड, ठीक है। डोंट बोला गया ना, डोंट में अगर हम देखें तो नॉट छुपा हुआ है आपके डोंट में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें लेट फ्लावर्स नॉट बी प्लग्ड, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, इसे क्या करना था, इसे दोस्तों आपको एक्टिव में बदलना था, ठीक है। तो आपको एक्टिव में बदलना था और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डोंट प्लग फ्लावर्स। डोंट प्लग फ्लावर्स आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द एरर। एरर बताना है आप सभी को दोस्तों, आपको एरर बताना है इसमें। फाइंड द एरर जैसे दिया गया एट लास्ट रोहित फाउंड, या नारायण अंडर द सीट, या ऑफ अ ट्री एंड वॉट हिम, या बैक ऑन द सिटी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एरर बताना है कि क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है एरर क्या है इसमें से।
तो राइट है आप सभी का यहाँ पे हो जाएगा बैक ऑन द सिटी। क्या हो जाएगा दोस्तों? बैक ऑन द सिटी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैक ऑन द सिटी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी के सामने कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। डोंट से आउट लेट, कम होम सून, कम होम सून। ठीक है, तो डोंट से आउट लेट, कम होम सून, इसके लिए अगर हम कम होम सून, अब यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्क दिया गया है इसमें अगर हम देखिए इसके लिए आपको एक यहाँ पे एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जैसे क्विकली, फास्ट, अर्ली या नो इम्प्रूवमेंट। तो इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों डोंट से आउट लेट, कम होम सून, कम होम अर्ली हो जाएगा। ठीक है, कम होम अर्ली अगर हम देखें तो इसके लिए अगर हम बात करें तो एक अप्रोप्रिएट जो आपका सेंटेंस आपको ये बताना था, ये आपको बताना था, अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना था, तो अर्ली आपका हो जाएगा डोंट स्टे आउट लेट, कम होम सून दिया गया तो कम होम अर्ली आपका यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आप सभी को दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है, जैसे कि आपको दिया गया NAUCEA। ठीक है, NAUSEA और NAUSI और NAUCEAI, इसमें से स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है करेक्ट क्या हो जाएगा। दोस्तों आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, NAUSEA अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर है। इसका जो मीन्स क्या होता है, फीलिंग ऑफ सिकनेस विथ ऑन इंक्लिनेशन टू वॉमिट। ठीक है, तो अगर हम देखिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो ये आपको यहाँ पे बताएगा फीलिंग ऑफ सिकनेस से जब एक तरह से आपके बात करें कमजोरी से फील होती है, टू वॉमिट, इंक्लिनेशन टू वॉमिट, तो इसे हम बोलते हैं आपके NAUCA नौशे। एंड अगर हम देखें तो इसका इंग्लिश आप सभी याद रखिएगा NAUSEA हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के हमारे इस सेट के आपके क्वेश्चन। इसी तरह से आप सभी दोस्तों प्रीवियस पार्ट को देख लीजिएगा और अभी आने वाले डेज में हम नेक्स्ट पार्ट आपके लाने वाले हैं, और साथ ही जो हमारा जेल प्रहरी एंड फॉरेस्ट के लिए भी आपके चल रहा है एक सीरीज, उससे भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि हिंदी आपने जितना अभी पढ़ा है पटवारी के एग्ज़ाम के लिए वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बस आपको प्रैक्टिस करते चलना है, रुकना नहीं है। ठीक है, क्योंकि जल्द ही आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम आपके लिए आने वाला है, और अदर सब्जेक्ट का भी हम देखेंगे। तो ये आप सभी जितने भी वीडियो प्रोवाइड किए जाए उनको आप सभी देख सकते हैं। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।